This conference will now be recorded. So today we are going to touch on a topic of milk and milk composition. बेसिकली अगर मैं मिल्क के बारे में आपको बताऊं, मिल्क सिक्रीशन होता कैसे है। हम सबको पता है मिल्क सिक्रीशन हम एनिमल्स के थ्रू करते हैं, राइट। बेसिकली इन ह्यूमंस देयर आर मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं, जहां से मिल्क सिक्रीट होता है। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जहां से मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। तो मिल्क सिक्रीशन का पॉइंट हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। और दूसरी बात, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कुछ समय तक सिर्फ मिल्क ही एक ऐसा सोर्स है जो कि फूड का सोर्स माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए न्यू बॉर्न बेबीज के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए वो सिर्फ मिल्क को ही कंज्यूम करते हैं, मिल्क को ही एज अ फूड गेन करते हैं, राइट। तीसरी बात मिल्क से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, मिल्क के अंदर मतलब कि बिफोर बर्थ द fetus receives its nutrition through the placenta, ठीक है। हमें पता है कि जन्म से पहले जो बच्चे को जो पोषण मिलता है वो जो एक नाड़ी होती है प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, उसके थ्रू न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। तो वो भी वहां से भी दूध का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो जिसको प्रोलैक्टिन, milk secretion is stimulated in prolactin process. So basically मिल्क को इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो मिल्क है, मिल्क कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस के लिए या हमारी क्यूजीन के लिए या हमारे फूड के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ स्पैन जहाँ से शुरू होता है वहां से लेके शुरू आखिरी तक, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको न्यूबॉर्न बेबी का बताया, न्यूबॉर्न बेबी 6 से 7 महीने तक उसको दूध पीने के लिए ही कहा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मिल्क जो है, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताऊं, मिल्क का जो बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मिल्क का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा वाटर है। तो वाटर इज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इन मिल्क, ठीक है। और वाटर के अलावा मिल्क के अंदर और क्या क्या होता है, वाटर के अलावा मिल्क के अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। like milk provide essential nutrients and it's important source of dietary energies, high quality proteins and fats. So basically सबसे ज्यादा दूध के अंदर पानी पाया जाता है। पानी के अलावा इसके अंदर हमारे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है और फैट होता है, और कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिल्क कंसिस्ट ऑफ अ न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, riboflavin and vitamin B12 एंड पैंथोनिक एसिड। तो मिल्क के अंदर हमारे कुछ इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मिल्क कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12 एंड पैंथोनिक एसिड। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको नाम बताए 6 न्यूट्रिएंट्स के, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क हमें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं और हमें बताया जाता है। और बेसिकली हमारे क्यूजीन के अंदर और फूड के अंदर हम मिल्क का इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 70% of water and then essential nutrients like proteins and fats. Another point for milk is milk and milk product are nutrients dense food, and their consumption can be add diversity to plant and based diets. बेसिकली मिल्क एक ऐसी चीज है जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके अंदर डेंस न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा हम डाइटरी बेस्ड फूड भी मिल्क को बना सकते हैं, बिकॉज मिल्क के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि मिल्क से लस्सी निकलती है, मक्खन निकलता है, छाछ निकलता है, घी निकलता है और पेस्चुराइज्ड मिल्क निकलता है। तो उससे हम अलग अलग डाइट
प्लान बना सकते हैं, डाइट प्लान हम डाइटरी की उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि एनिमल प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in diets of a children in population with very low fat intake and limited access to the other animal source food. So basically जो animals है, though we humans are also in a category of animals, so animals जो है animal milk, जो animal milk है वो हमारी जिंदगी में बहुत important role play करता है, हमारी diet में बहुत important role play करता है, because it is a richest source of a calcium, magnesium, selenium, riboflavin, vitamin B12 and pantothenic acid, and it consists of 70 to 75% of water and essential fats. That's why it is compulsion in our diet. So basically इसीलिए जो पशुपालन जो है बेसिकली दूध जो है हमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक सोर्स देता है पशुपालन के थ्रू, ठीक है। अगर मैं आपको और बताऊं दूध के बारे में, the color, flavor and composition of milk depends on a species of dairy animals. Basically ये हर एक व्यक्ति को पता होता है हम में से कि जो किसी भी फूड का जो कलर होता है, किसी भी फूड का जो कलर होता है या किसी भी चीज का जो कलर कंपोजिशन डिपेंड करती है, ऐसे ही दूध की जो कलर कंपोजिशन है वो हमारे एनिमल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे आप भैंसों के बारे में सुनते होंगे, ये इस नस्ल की भैंस है, ये इस नस्ल की भैंस है, ये इस नस्ल की भैंस है। तो वो जो नस्ल है वो क्या है, स्पीसीज। वो जो स्पीस है आपके एनिमल की, उसके ऊपर आपकी क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ मिल्क, दैट विल डिपेंड ऑन, राइट। उसके अलावा ब्रीड, एज, डाइट, इन सब का भी लोकेशन, और ऐसा बोलते हैं ना, जैसे अगर आप अकेला पशु रखते हैं तो उसका मन नहीं लगता, वो जल्दी मर जाता है, और अगर आपके पास बहुत सारे पशु हैं तो वो बहुत अच्छी फैमिली की तरह रह सकते हैं। सब ऐसा मतलब कि मैंने सुना है, दो मैंने कभी पशुपालन किया नहीं है, बट आई लिसन दैट थिंग्स फ्रॉम अदर। तो ये चीजें, लोकेशन, एज, उनका खाना जो हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं खाना अपने पशुओं को, उन सब के ऊपर हमारे दूध की क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए फार्मर्स जो है ये सब फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट, जो काउ मिल्क है, बेसिकली काउ मिल्क के अंदर वाटर होता है हमारा 78%, फैट होता है हमारा 3 to 4% एंड प्रोटीन होता है 3.5%, लैक्टोज होता है 5% एंड मिनरल्स होते हैं 0.8%। आई एम रिपीटिंग अगेन, देखिए बेसिकली हमारे पास दूध बहुत अलग अलग तरीकों के होते हैं, ठीक है। जैसे काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, याक मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, है ना। मतलब कि जो भी एनिमल है, जो भी पशुओं की कैटेगरी में है, जो कि फीड करते हैं, वो दूध देते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी का दूध की न्यूट्रिफिक वैल्यू अलग होती है और उन सभी के दूध के अंदर कंटेंट अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध के अंदर, इफ यू वुड लाइक टू नोट इट डाउन, सो प्लीज बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन एंड यू कैन नोट इट डाउन कि दूध के अंदर क्या क्या फर्क होता है। सेम जैसे काउ मिल्क है, काउ मिल्क के अंदर वाटर जो होता है 87% होता है, 87% of water, fat is 3 to 4%, protein is 3.5%, lactose is 5% and minerals are 0.8%। इसीलिए जो काऊ का मिल्क है, काऊ मिल्क बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है, because it consists of 87% of water and low fat, okay। Now, if I tell you about yak milk, yak को हिंदी में क्या कहते हैं? याक बेसिकली ना आपको ठंडे इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। याक मिल्क जो होता है उसमें भी हमारा वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर क्वांटिटी 83% के करीब होती है, फैट क्वांटिटी उसमें 5.5 to 9% होती है, प्रोटीन क्वांटिटी उसमें 4 to 5% होती है, और जो सॉलिड कंटेंट है वो 18% होता है। सॉलिड कंटेंट व्हाट? SNF, सॉलिड नॉट फैट, राइट।
ऐसे ही हमारे क्वीन एनिमल्स, क्वीन मिल्क्स होते हैं, क्वीन मिल्क्स EQINE, वो मिल्क कौन से होते हैं? वो मिल्क होते हैं हमारे जैसे कि हॉर्स और डोंकी के जो मिल्क होते हैं। हॉर्स एंड डंकी के जो मिल्क होते हैं उनकी प्रोटीन वैल्यू, उनकी वैल्यू अलग होती है। अगर मैं आपको बताऊं, हॉर्स और डोंकी का मिल्क ऐसा है जिसमें कि वाटर जो है 91% के करीब वाटर होता है, ठीक है। फैट कंटेंट उसमें हमारा सिर्फ 1%, 1 to 2% फैट होता है सिर्फ हॉर्स एंड डोंकी के मिल्क में। इसीलिए दीज मिल्क्स आर वेरी रेयर टू फाइंड। बहुत ये जो एनिमल्स होते हैं ना, हॉर्स एंड डोंकी, ये मिल्क भी बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ह्यूमन जो मिल्क है, जो एक ह्यूमन मिल्क है, उसकी भी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं काउ मिल्क से मैच करती हुई होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली लैक्टोज जो है, लैक्टोज इज अ मेन थिंग इन द मिल्क कंपोजिशन, है ना। ऐसे ही हमारे पास गोट मिल्क होता है, शिप मिल्क होता है, और जो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला मिल्क है दैट इज बफेलो मिल्क, भैंस का दूध। तो बफेलो मिल्क की जो क्वालिटी है वो कैसे है? उसके अंदर वाटर जो है 82% होता है, मिनरल्स उसके अंदर 0.8% होते हैं, प्रोटीन 4.5% होता है, लैक्टोज 4.8% होता है, एंड फैट उसके अंदर 7 to 9% होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई buffalo milk is considered as very rich and high quality milk. बेसिकली हम स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स बनाने में और इन सबको बनाने में बफेलो मिल्क ज्यादा यूज करते हैं। नाउ moving on, milk, now one question is arising in my mind here, that what milk is formed of. मैं आपको बता रहा हूं जब से कि इस दूध में इतना होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट व्हाट एग्जैक्टली मिल्क इज फॉर्म्ड ऑफ? मिल्क के अंदर एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो अगर हम वो जाने तो द मिल्क इज फॉर्म्ड ऑफ ऑलमोस्ट 87% ऑफ वाटर, और उसके अंदर 13% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स इन द सेंस ऑफ, सॉलिड हमारे दो तरीके के होते हैं, हमेशा याद रखना, फूड साइंस में और फूड cuisine में हमारे पास सॉलिड दो तरीके के होते हैं। वन इज ऑर्गेनिक सॉलिड, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो मिल्क के ऑर्गेनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं? प्लीज नोट इट डाउन। मिल्क के ऑर्गेनिक सॉलिड्स वो होते हैं प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हमारे हमेशा जो काउंट किए जाते हैं वो होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो सॉलिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 5 सॉलिड हुए, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, which falls under the category of organic and inorganic constituents of milk, that yields 13% of total milk. So rest is water in milk. Now you guys get shocked कि we are drinking that thing, and जिसको पी के हमें इतनी एनर्जी मिलती है, जिसको पी के हम खाना भी छोड़ सकते हैं, उसके अंदर 87% तो सिर्फ वाटर ही होता है। सो डू यू गेट द एसेंशियलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ना। तो ये बात मिल्क ने भी सिद्ध कर दिया आज कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। और दूध के अंदर बाकी 13% जो होता है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आप सभी ने सुना हुआ है नाम पहले। क्या कोई कुछ प्रोटीन के बारे में जानता है? डू यू नो समथिंग अबाउट प्रोटीन? आपने क्या सुना प्रोटीन के बारे में? प्रोटीन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी दैट? Yes, I am speaking to you guys. Are you there? अंकित, कोमल, नरेंद्र, सचिन, सुबेदिन, तमन्ना, दिनेश। आप लोग रास्ते में हैं क्या?
या सुबेदिन, यू आर नॉट ऑडिबल। सर अभी आए हैं वहां से, इंडस्ट्री से। अच्छा, फैक्ट्री से अभी आए हो? हाँ ओके सर। ओके, तो सुन तो रहे हो ना सेशन को? जी सर। मतलब कि तुम लोग तो ऐसे बैठे, तुम्हारी सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही मुझे कि तुम लोग जिंदा भी बैठे हो कि नहीं। तो ठीक है, we are talking about milk constituents and all about milk products। so जिसमें कि हमने मिल्क के बारे में जाना, मिल्क की क्वालिटीज के बारे में जाना। नाउ मैं आपको बता रहा था कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क में सबसे पहले मैंने प्रोटीन का नाम लिया। प्रोटीन क्या होता है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था। सो बेसिकली प्रोटीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं, मिल्क प्रोटीन जो होता है ना, मिल्क प्रोटीन ह्यूमंस के अंदर कम होता है काउ मिल्क से, ठीक है ना। तो इसीलिए नवजात शिशु को ना ऐसा कहते हैं, अगर माँ का दूध नहीं है ना तो उसको गाय का दूध पिलाइए, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश से किसी नवजात शिशु की माँ को दूध नहीं आता या उसकी मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होते तो दूध नहीं आता उस माँ को, तो उस बच्चे को, उस नवजात शिशु को गाय का दूध पिलाया जाता है। और जिस नवजात शिशु को गाय का दूध पिलाया जाता है ना, उसका माइंड और उसकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू अदर इन्फेंट, दूसरे नवजात शिशुओं से। क्यों? बिकॉज काउ मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। ऑल मिल्क प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द मेमोरी ग्लैंड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मिल्क प्रोटीन जो है वो मेमोरी ग्लैंड में ही बनता है। मेमोरी ग्लैंड हमारी चेस्ट के अंदर मौजूद होता है, हर एक की चेस्ट में होता है मिल्क, वो मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मतलब कि मेमोरी ग्लैंड हर एक की चेस्ट में, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो कुछ है, जिसके एक्टिव हो जाते हैं, जिसके एक्टिव होते हैं उसके उसमें से मिल्क कंपोज होना शुरू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। मिल्क प्रोटीन ऑफ हाई कोफिशिएंट डिसेबिलिटी। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, मिल्क प्रोटीन जो होता है ना उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। वो कैसे होती है? मिल्क प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई ऐसे होती है कि उसके अंदर है ना असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारे पेट के अंदर HCl है उसके साथ रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, जिसके कारण कि हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, इजीली डाइजेस्ट होता है, इजीली एब्जॉर्ब होता है और इजीली मेटाबोलाइज्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए जो तुम देखना, जो लोग दूध पीते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, गांव के लोग है ना ज्यादा दूध पीते हैं शहरी लोगों से, ठीक है ना। तो उनका स्ट्रेंथ, उनका मेटाबॉलिज्म और उनकी डाइजेशन पावर, उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। क्यों? वो इसी कारण, क्योंकि दूध के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं और वो अमीनो एसिड प्रोटीन की तरह काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा डाइजेशन और हमारा पेट का जो पाचक तंत्र है वो ठीक रहता है, राइट। और ये प्रोटीन क्या करता है दूध का? हाँ, प्रोटीन, दूध से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है। जैसे तुमने देखा होगा हमारे भारतीय लोग ऐसा दिखाते हैं, पिक्चरों में भी ऐसा दिखाते हैं कि रात को सोते समय औरतें जो है आदमी को गर्म दूध फेंट के अच्छे से वो ऑफर करती हैं पीने के लिए। हम इसके पीछे गलत धारणाएं बनाते हैं, बट इसका इसका एक मोटो है। क्या? जो दूध के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उसको दूध को गर्म करने के बाद जब हम उसको अच्छे से ऐसे फेंट देते हैं ना, तो उस दूध को कंज्यूम करने से क्या होता है, हमारी जो सेल्स है ना, हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उन सेल्स का स्ट्रेस कम हो जाता है। उनके ऊपर जितना भी स्ट्रेस होता है ना, XYZ कोई भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, और वो स्ट्रेस लेवल एकदम से कम होकर हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है अंदर से। तो दूध एक ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारी भारतीय पाक शास्त्र में दूध का इस्तेमाल ज्यादा करने का, ठीक है। और दूध के लिए क्या हो सकता है? या ऑब्वियसली इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, तो दूध जो है हमारी ग्रोथ के लिए यूज होता है ना, हमारी शरीर की ग्रोथ करता है दूध। तो ये है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये तो था प्रोटीन का थोड़ा सा वो। अब मैं ये बताना चाहूंगा, दूध के अंदर बेसिकली 4 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे शरीर की मजबूती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कैसीन, CASEIN, कैसीन। दूसरा है लैक्टाब्लुमिन,
लैक्टाब्लूमीन, LACTALBUMIN। तीसरा है लैक्टाग्लोब्लूमीन, लैक्टग्लोब्लूमीन, LACTGLOBULIN। चौथा है मिल्क एंजाइम। ये 4 तरीके के प्रोटीन हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैसीन, लैक्टाब्लूमीन, लैक्टग्लोब्लूमीन एंड मिल्क एंजाइम। ठीक है, ये 4 तरीके के प्रोटीन होते हैं। इन चारों प्रोटीन का भी ना अपना अपना एक वो है। अब इन प्रोटीन्स को हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये प्रोटीन पढ़ेंगे तो ये मास्टर्स लेवल तक की बात हो जाएगी। आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि यू गाइस मस्ट नो अबाउट विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क? कैसीन, लैक्टाब्लूमीन, लैक्टग्लोब्लूमीन एंड मिल्क एंजाइम। ठीक है, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे कैसीन है, कैसीन के अंदर बेसिकली हमारे फोस्फोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि फोस्फोरस और सल्फर ये प्रेजेंट होता है। फोस्फोरस और सल्फर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आप देखते होंगे जब बहुत देर तक हम पानी में हाथ डाल के रखते हैं और उसके बाद पानी में से हाथ निकालते हैं तो हमारी जो ये खाल है ना सिकुड़ सी जाती है ना। ऐसे लगता है जैसे वो अजीब सी बूढ़ो बूढ़ो की नहीं हो जाती, जैसे वैसे हो जाती है। सर्दियों में भी वैसी हो जाती है हमारी खाल। वो किस कारण से होती है? हमारे शरीर में फोस्फोरस और सल्फर की कमी होती है ना, तो उनकी खाल वैसी होती है। तुमने देखा होगा कई लोग होते हैं 60 साल की उम्र में भी बड़े ऐसे ग्लोइंग स्किन और बड़े उनके गाल लाल और हाथ भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, है ना, स्किन ग्लोइंग होती है। वो इस कारण होती है क्योंकि उनके शरीर में फोस्फोरस और सल्फर की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो जो कारण होता है ना हमारी खाल सिकुड़ जाने का, पानी के अंदर ज्यादा देर हाथ डालने से या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर देने से हमारी खाल सिकुड़ने लगती है, वो फोस्फोरस और सल्फर की कमी से होती है। और फोस्फोरस और सल्फर की कमी कैसीन से दूर होती है, और कैसीन जो है वो मिल्क के अंदर नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के ये प्रोटीन का ये काम होता है। ठीक है ना। और ऐसे ही जो लैक्टाब्लूमीन है, लैक्टाग्लोब्लूमीन है, वो क्या होते हैं? उनके अंदर भी सल्फर पाया गया है और वो इजीली डाइजेस्ट होने वाला और इजीली सॉल्यूबल प्रोटीन है। वो किसी के भी अंदर बहुत जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, मिल्क एंजाइम भी हमारे फर्दर है ना 7-8 तरीके के होते हैं। मतलब कि ये ना पूरे सिद्धांत है दूध का, तो हम थोड़ा थोड़ा टचअप करके चलेंगे। बस मिल्क एंजाइम्स भी हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि कैटालेस, पैरोक्सीडेज, एल्कलीन फोस्फेट और ऑक्सीडेज, एमिलेज, लाइपेज, लिपेज जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके के मिल्क एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रोटीन है हमारे दूध के। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला था प्रोटीन, दूसरा था लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स वो चीज होती है, लिपिड जहां पे भी नाम आ जाए ना, कहीं पे भी लिपिड का मतलब होता है द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू कलर। ठीक है, लिपिड जहां पे भी प्रेजेंट होंगे, वो लिपिड जो एक ऐसी एंजाइम्स होते हैं जो कि कलर के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि जो दूध का कलर है वो लिपिड्स के कारण होता है। जो दूध का कलर होता है ना सफेद, वो लिपिड के कारण होता है। काउ मिल्क आपने देखा होगा हल्का पेल येलो कलर का होता है, बफेलो मिल्क व्हाइट कलर का होता है, माँ का दूध भी आपको थोड़ा पीलेपन में मिलेगा। तो इस तरीके के लिपिड जो है, लिपिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर ऑफ द मिल्क। ठीक है, बेसिकली लिपिड के अंदर भी आपका फॉस्फोलिक एसिड पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो बेसिकली लिपिड जो है फैटी एसिड्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जो लैक्टोज होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमें ना हल्का सा शुगर कंटेंट देते हैं, शुगर कंटेंट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट देंगे। ठीक है, तो मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोज। It is also another important aspect of milk, lactose. Lactose is also called as a milk sugar. लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, और इट इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द मिल्क, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क के अंदर होता है वो होता है लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको मिल्क के बारे में बताऊं, ये तो थे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल्क के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अगर अब मैं आपको बताऊं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क के बारे में, जो कि थे मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मिनरल्स जो है, दूध के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं
कैल्शियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे हैं जो मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेनली मिनरल इसके अंदर पाया जाता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम दूध के अंदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और मजबूती देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है कैल्शियम, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ बोन कैल्शियम से होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कैसीन, कैसीन मैंने आपको प्रोटीन बताया, उसको स्टेबल रखता है ये क्या कहते हैं कैल्शियम। दूसरा है विटामिन्स। विटामिन्स अगर मैं आपको बताऊं, मिल्क के अंदर विटामिन कौन कौन से होते हैं? मिल्क के अंदर विटामिन मिल्क के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही पाया जाता है। मिल्क के अंदर कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट नहीं होते, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता, मिल्क के अंदर विटामिन डी नहीं होता, मिल्क के अंदर विटामिन के नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये सी, डी और के जो विटामिन है ये एसिडिक वो है, मतलब कि खट्टेपन में ये विटामिन आते हैं, तो इसीलिए ये नहीं होता। मिल्क के अंदर पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो कि बी कॉम्प्लेक्स जो मैं बताता हूँ साइंस क्या कहती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके पहले वीक में उसके लिए सबसे जरूरी होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चाहे उसको नेचुरल वे में मिले चाहे उसको आर्टिफिशियल वे में मिले, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और मिल्क के बारे में, हाँ मिल्क के कुछ मैं आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बता देता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी है। मिल्क के अंदर बेसिकली 9 तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी12 एंड नियासिन। अब इन 9 के 9 न्यूट्रिएंट्स के ना अलग अलग काम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टेट करता हूँ मैं ये चीज। कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी, कैल्शियम एज एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि कैल्शियम बहुत हार्ड चीज है, उसको एब्जॉर्ब करना इजी नहीं है, हमारा शरीर जला सकता है कैल्शियम अगर हम एक्टिवेटेड कैल्शियम खा ले तो, इसीलिए विटामिन डी दूध के अंदर होता है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। फिर तीसरा होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन भी न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। फॉस्फोरस भी स्ट्रॉन्ग बोन के लिए होता है। प्रोटीन जो होता है वो लीन मसल्स के लिए, मतलब कि तुम देखना जो लोग जो दूध ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, उनके शोल्डर वगैरह ब्रॉड मिलेंगे, उनकी बॉडी ना लीन नहीं मिलेगी इतनी, ठीक है, प्रोटीन के कारण वो जो दूध का होता है। पोटेशियम, पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन ए हमारी आईज के लिए और स्किन के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी12 हमारे रेड सेल फॉर्मुलेशन के लिए जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए। और नाइसिन हमारी एनर्जी के लिए। तो ये जो 9 न्यूट्रिएंट्स दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये पूरी जिंदगी का सार है, जो कि हमें जीवन जीने के लिए एनर्जी चाहिए, वो सब है, राइट। तो ये है दूध के बारे में। इसके अलावा दूध में हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे कि व्हाट आर द डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, योगर्ट, बटर क्रीम, चीज, कंसंट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कुछ कैटेगरी मैंने बनाई है डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो इनको एक एक करके हम जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। ये हम कल के सेशन में करेंगे, आज के सेशन के लिए इतना बहुत है आज के लिए, है ना। मिल्क प्रोडक्ट के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि मैं डेफिनेटली आपको मिल्क की एसिडिटी भी बताऊंगा कि वो जो छेना पानी, जब आप छेना निकालते हो और जो छेना पानी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि वो छेना पानी की एसिडिटी क्या होती है और उसकी एसिडिटी हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो वो हम कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए इतना बहुत है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है आपकी रिलेटेड टू